आगे आधे अधूरे नाटक के बारे में बोलने जा रही हूँ। आधे अधूरे हिंदी के प्रतिभा संपन्न नाटककार मोहन रागेश द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक है। यह रंगमंची दृष्टि से भी सफल नाटक है क्योंकि इसे अनेक बार अभिनीत किया जा चुका है। इस नाटक में समाज की विसंगतियों का चित्रण किया गया है और यह बताने का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति अधूरा है। आधे अधूरे एक स्त्री और एक पुरुष के बीच लगाव और तनाव की कहानी है। महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती है, किंतु विवाह के उपरांत महेंद्रनाथ अपनी पत्नी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। वह अपनी बची खुची जिंदगी एक पूरी संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं होती क्योंकि संपूर्णता किसी में होती ही नहीं। वस्तुतः यह कृति एक पारिवारिक विघटन की गाथा है। परिवार एक प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कटा हुआ है। घर में जो एक अव्यक्त त्रास भरा हुआ है, उससे वे एक दूसरे के लिए जहरीले हो गए हैं। परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे से लगाव नहीं रखता। इस नाटक का मूल प्रतिपाद्य वर्तमान मध्यवर्गीय परिवार की विसंगतियों को प्रस्तुत करना है। नाटक में चित्रित परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अधूरेपन के दंश से पीड़ित है, किंतु विडंबना यह है कि वह अपने को पूर्ण और दूसरों को अधूरा समझता है। परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, कुंठा, संशय, हीनता बोध एवं विघटन के भाव लिए जी रहे हैं। लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि बहुत कुछ पाने की लालच में व्यक्ति अपने आप को खो बैठते हैं। सावित्री से विवाह करने के बाद भी लगता है उसका अधूरापन दूर नहीं हुआ है। आधुनिकता बोध के इस नाटक में अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। परिवार के सदस्य एक साथ रहने पर से भी खुश नहीं है। वे एक दूसरे के सुख दुख, आशा आकांक्षाओं में सहपात्र सहयोग करते हुए परिवार बनाते हैं, किंतु इसमें इसका अभाव है। सभी पात्र आधे अधूरे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। कथ्य, शिल्प, भाषा, संवेदना एवं अभिनेता की दृष्टियों से यह नाट्य कृति उच्च कोटि की है। इस नाटक में आधुनिकता के लगभग सभी आयाम दिखाई देते हैं। इसके जो परिवार मध्यवर्गीय परिवार है, जिसमें पूंजी के महज को और उसकी कमियों को दर्शाया गया है। महेंद्रनाथ अपने शाही खर्च के कारण अपनी पूंजी गंवा देता है तो परिवार में उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। सावित्री दुष्चरित्र हो जाती है और परिवार का वातावरण दूषित हो जाता है। बच्चों का स्वभाव भी इसके कारण बिगड़ जाता है। और सावित्री महेंद्रनाथ की पत्नी है और किसी दफ्तर में वो काम करती हैं। महेंद्रनाथ इस समय कोई काम नहीं करता। उसने अपने मित्र जुनेजे के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और बराबर का पैसा लगाया। इस काम से जुनेना माल हो गया और महेंद्र का कंगाल हो गया। महेंद्र का सारा धन डूब गया। इस कारण से सावित्री असंतुष्ट थी। वो बाहर जाकर नौकरी करने लगी। घर का खर्चा उनके वेतन से चलने लगा, इसलिए वो पति पर अपना अधिकार जमाती है और उस पर अपना रौब दिखाती है। सावित्री का बोस सिंघानिया बार बार उनके घर आता रहता था। हर बार महेंद्र सिंघानिया के आने पर घर से बाहर चला जाता है। सावित्री को यह अनुचित लगती है। जब पत्नी का बोस घर आए तो उसके स्वागत के लिए पति को घर पर रहना चाहिए।
सिंघानिया यह समझकर नाराज हो जाता है कि सावित्री का पति उसके आने पर जानबूझकर बाहर चला जाता है। सावित्री पति से आग्रह करती है कि अब की बार सिंघानिया के आने पर वह घर में ही रहे, पर पति सिंघानिया के आने से प्रसन्न नहीं है। सावित्री के घर में उसका जो प्रेमी मनोज आता रहता था, वही मनोज सावित्री की बेटी बिन्नी को भगा ले गया और दोनों विवाह कर लिया। बिन्नी इस तरह घर से भागने और मनोज से विवाह कर लेने में महेंद्र सावित्री को दोषी ठहराता है। बिन्नी मनोज के साथ प्रसन्न नहीं है। उसे लगता है कि हम दोनों, बिन्नी और मनोज, एक घर में रहते हुए एक दूसरे को नहीं जानते। इस अपरिचय का कारण मनोज यह बताता है कि बिन्नी अपने माँ बाप के घर से कुछ ऐसा लेकर आई है कि दोनों के जीवन सुखमय नहीं है। बिन्नी ने मनोज से बार बार पूछा है कि वह अपने घर से ऐसी क्या चीज लेकर आई है, तो मनोज कहता है इसका उत्तर उसे अपने घर से ही मिलेगा। सावित्री और उसका पति समझ नहीं पाया कि वह इस घर से क्या चीज लेकर गई है कि प्रेम विवाह होने पर भी दोनों सुखी नहीं हैं। बिन्नी के प्रश्न का उत्तर न उसकी मम्मी दे पाती है और न उसके पापा दे पाते हैं। बिन्नी इतनी परेशान हो जाती है कि अपने पति मनोज उससे क्यों नाराज है। उनसे इस दुख को समाप्त करने के लिए बिन्नी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत कुछ पाने के लालच में व्यक्ति सब कुछ खो बैठता है, यही इस नाटक में दर्शाया है। सावित्री के मन का विश्लेषण करते हुए नाटककार ने हमें समझाता है कि अपनी मुट्ठी में कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, परिणाम यह हुआ है कि तुम्हारी मुट्ठी में जो था वो भी धीरे धीरे फिसल गया। महेंद्र सावित्री को पति के रूप में पहले मानते थे, पर वो तो और भी पाना चाहती थी। परिणाम यह हुआ है कि महेंद्र भी उसके हाथ से निकल गया। लेखक ने सावित्री महेंद्र के माध्यम से मध्यवर्गीय भारतीय परिवारों के टूटन को अभिव्यक्त किया है। आधुनिक बोध को इस नाटक में कई रूपों में देखा गया है। युगीन परिवेश की यथार्थ अभिव्यक्ति इस नाटक में है, साथ ही अस्तित्ववादी जीवन दर्शन। सबके सब अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं। परिवार के सदस्य एक साथ रहने पर भी परिवार नहीं बनते, वे एक दूसरे के सुख दुख आशा आकांक्षा में सहभागिता नहीं लेते। इस नाटक के जो परिवार है वे साथ साथ रहने पर भी मानसिक दूरी अधिक है। सबको व्यर्थता एवं रिक्तता का बोध होता है। प्रत्येक पात्र खंडित व्यक्तित्व लगता है। तो इस नाटक की जो भाषा है, नाटककार ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो उसकी अनुभूति को भली भांति व्यक्त करने में सफल हो सके। और नाटक में भाषा एक महत्वपूर्ण नाट्य उपादान है। कुशल नाट्य शिल्पी होने के कारण उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर डालते हैं। वे रंग कर्म के विशेषज्ञ थे, अतः उन्होंने अपनी सभी नाटक कृतियां रंगमंच की दृष्टि से ही लिखी हैं। रंगमंच पर इन्हें सफलतापूर्वक अभिनय भी किया है। आधे अधूरे में भाषा का जो रूप प्रयुक्त है, एक उदाहरण यह है, वो सब नहीं मानती, वो नफरत करती है सबसे। इस आदमी का ऐसा होने से वो एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। पारिवारिक विघटन की दृष्टि से देखेंगे तो जिस परिवार का चित्रण उन्होंने किया है वो मध्यवर्गीय परिवार है। मध्यवर्गीय परिवार के लोग
उच्च वर्गीय परिवार के लोगों की तरह जीना चाहते हैं अथवा अपने आप को उत्तम श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। महेंद्र नाथ का मित्र जो उनके साथ व्यापार करता है, लेकिन वो सभी का सभी माल और पैसा हजम करके चले जाते हैं, इसलिए महेंद्र नाथ का जो नुकसान हो जाता है। इसी कारण से उनकी पत्नी को काम पे जाना पड़ता है और वहाँ से उनका रुतबा बदल जाते हैं। और उसने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाता है। समाज में जो ऊंचा दर्जा हासिल कराने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का प्रारंभ करते हैं। और घर में जो टैक्सी से आने जाने लगती हैं, शराब का खर्च बढ़ जाता है, उसके घर में खर्चीली पार्टियां दी जाने लगती हैं। अंत में पता चलता है कि महेंद्र ने अपने सारा पैसा उजाड़ दिया है। महेंद्र ने जो टाट बाट का जीवन व्यतीत किया, उसका सुख सावित्री ने उठाया और एक प्रकार से इन सब में उसकी सहानुभूति भी रही। बाद में सावित्री ने सारा दोषारोपण जुनेजा पर कर दिया। उसने एक प्रकार से जुनेजा को बेईमान ठहराया। सावित्री सुंदर थी, इसलिए आसानी से उसे काम मिला। इससे सावित्री का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। घर का खर्च उसके वेतन से चलने लगा तो वह घर की मुखिया बन गई और महेंद्र नाथ रबर स्टैम्प के समान कहने भर के लिए बच्चों के पिता और सावित्री के पति रह गए। सावित्री निम्न श्रेणी का जीवन बर्दाश्त नहीं करती। वह अपने बॉस पर अपने रूप का जादू चलाकर विशेष सुविधाएं प्राप्त की और दुष्चरित्र होकर भड़कीला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार के बड़े अधिकारी सावित्री के घर पर भी आने लगी। वह अपने ऑफिस के बॉस के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों से भी अपने सौंदर्य और यौवन के बल पर संपर्क बढ़ाने लगी। सावित्री के जीवन की सबसे बड़ी असफलता मनोज से घनिष्ठता बढ़ाना है। मनोज सावित्री के घर पर ही रहता था। एक दिन वो सावित्री की बेटी बिन्नी को लेकर भाग चलता है। उसके बाद उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। एक दिन सावित्री की बेटी बिन्नी मनोज के साथ जो भाग चला जाता है, फिर भी सावित्री के आंखें नहीं खुलती। उसने जगमोहन से संबंध स्थापित किया। सावित्री को किसी से संतोष नहीं मिला। सभी में किसी न किसी न्यूनता प्रतीत होने लगी। वो एक के बाद एक प्रेमी बदलती रहती थी। सावित्री का ऐसा जीवन घर में किसी को पसंद नहीं था। वह खर्च चलाती है, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कहता। बड़ा लड़का अशोक आवारा हो गया था। उसने पढ़ना छोड़ दिया था। छोटी लड़की किन्नी 12 वर्ष की अवस्था में ही स्त्री पुरुष के अतिरिक्त संबंधों की बातें करने लगी थी। सावित्री को ऐसा लगा था कि कोई न तो उसका आदर करता है और न घर का खर्च चलाने में उसका हाथ बांधना चाहता है। अतः वह घर छोड़कर जाने का निश्चय करती है। वो जगमोहन के साथ जीना चाहती है, लेकिन जगमोहन ने उसे अपना बनाना अस्वीकार कर देता है, तो वह उदास निराश घर लौटाती है। तो ऐसे एक पारिवारिक विघटन का चित्र मोहन रागेश ने आधे अधूरे नाटक में व्यक्त किया है। धन्यवाद।